আমার ট্রিপ টু তাওয়াং সিরিজের এটা লাস্ট ব্লগ। আগেরগুলো যদি তোমরা না দেখে থাকো তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে, চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারো। আর এবার আমরা আবার চলে গেছি তাওয়াং ওয়ার মেমোরিয়ালের ওখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে, যেটা ওখানেই একটা অ্যাম্পি থিয়েটারে দেখানো হয়। একটার বেশি টাইম স্লট অ্যাভেলেবল আছে, তাই নিজেদের যেমন সুবিধে সেই অনুযায়ী শো দেখতে পারো। তো এখন 4:15 মতন বাজে, আমরা অলরেডি চলে এসেছি। আমরা একটু ঘোরাঘুরি করে দেখলাম যে টিকিটটা কোথা থেকে পাওয়া যাবে। সেটা বললো যে 5:30টার আগে টিকিট দেবে না। তো হ্যাঁ, এখন আপাতত বসে আছি গাড়িতে, দেখি বিতোষক আসুক কি বলে, তারপরে দেখছি। এই শো এর পার পারসন টিকিট হচ্ছে 50 টাকা করে, আর প্রি বুকিং এর কোনো ব্যবস্থা নেই। ওখানে পৌঁছে তারপর টিকিট কাটতে হবে। আর ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, তুমি আগে পৌঁছালে সিট পাবে। অ্যাম্পি থিয়েটারটা খুব বড় নয়, বেশ অনেকটাই ছোট, তাই যদি 6টার শো হয় চেষ্টা করো 4:30 মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার। ভেতরে এমনি লিমিটেড সিটিং, তার মধ্যে অনেকগুলো সিট ভিআইপিদের জন্য রিজার্ভ করা রয়েছে, তাই হাতে সময় নিয়ে যাওয়াই ভালো। আর এবার আমাদের সাথে তোমরাও শোটা এনজয় করো। ये हिंदुस्तान की सरजमीन का वो हिस्सा है जिसकी सूरज सबसे पहले कदमबोसी करता है। अरुण अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है, इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं। दिन के सफेद शफाफ पहलू में ये झील नीला घूंघट ओढ़ लेती है तो बारिशों के मौसम में कोहरे की चादर। अक्टूबर के महीने में फूल इसके लिबास में रंग बिरंगे गोटे टांगते हैं। 1844 में ब्रिटिश यहाँ के हुक्मरान बन बैठे। ब्रिटिश इलाकों के बाजारीकरण में माहिर थे। इसी वजह से ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन ने सन 1914 में इस इलाके की 890 किलोमीटर की हदबंदी कर डाली, जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। आगे चलकर चीनियों को ये सीमा रेखा नागवार गुजरने लगी। अपनी आजादी के 3 साल बाद सन 1950 में जब भारत ने इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को वैधानिक अस्तित्व दे दिया, तो साल भर पहले चीनी गणतंत्र का आजाद परचम फहराने वाला चीन और भी भड़क उठा। दोनों देशों के आपसी रिश्तों की तल्खियां समय के साथ बढ़ती रही। चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने नेहरू की इस पहल को एक सकारात्मक जवाब दिया, पर वो चीन का ऊपरी स्वांग भर था। अंदरूनी तौर पर चीन भारत पर हमला करने की गुपचुप तैयारी करता रहा और अंततः उसने भारत की पीठ पर खंजर उतार ही दिया। और हिंदुस्तानी सैनिकों का सीना तो हौसले का सबसे बड़ा सरनामा रहा है। इतिहास के पन्नों में हुमकने वाले कवियों और शायरों की रचनाओं में गर्व से हिंदुस्तानी पराक्रम का एहसास चीनियों को भारतीय सेना ने तब कराया जब मारक टैंकों से लैस चीनी सेना की भारी तादाद भारत को रौंदने का मंसूबा ले भारत की जमीन पर आ पहुंची। 1962 के इस तांडवकारी युद्ध में भारत ने बेशक जान माल के नुकसान के लिहाज से मात खाई, पर उस युद्ध में मनोबल के मामले में, पराक्रम के प्रदर्शन के मामले में भारतीय सेनाओं ने चीन को अपना जौहर खूब दिखाया। तवांग वो गलियारा था जिससे होकर चीनी फौज भारत की
संप्रभुता को अपने बूटों तले रौंदना चाहती थी। पर इससे पहले कि यहाँ तक पहुंचे, 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जेपी दलवी के दिलेराना नेतृत्व में कामिंग सेक्टर तिस्बल के जाबाज फौजी नामकाचुंग नदी पार कर चीनी फौजियों के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे झंझावत के सामने कोई अटल अडिग पर्वत खड़ा हो जाता है। तवांग स्थित ब्रिगेड के अंतर्गत भारतीय सैनिकों की केवल 4 इन्फेंट्री बटालियन थी और सामने थी चीनी फौजियों की 24,000 की भारी तादाद। मामला एक तरफा था, पर फिर भी भारतीय जवान पूरे जोश और वलवले के साथ वहां डटे रहे। हम भारतीय जवानों को सिर्फ चीनियों की तोप बंदूक से रुआ नहीं देना था, उन्हें निपटना था चीनी फौजियों की अय्यारियों से भी। और यही वीरोचित आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले भारतीय जवान चुप गए। चीनियों की फौज की विशाल टुकड़ी ने इस मोर्चे पर भारतीय सैनिकों को उलझाए रखा और दूसरी ओर उनकी एक और बड़ी फौजी टुकड़ी ने 21 अक्टूबर के मनहूस दिन दूसरी दिशा से कम सैन्य तैनाती वाले भारतीय मोर्चे थांगला रेंज पर धावा बोल दिया। इस मोर्चे पर मौजूद मुट्ठी भर सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए चीनी फौजियों की विशालकाय टुकड़ी को लोहे के चने चपवा दिए। बड़ी मुशक्कत और जान माल के काफी नुकसान के बाद ही चीनी फौज इस मोर्चे पर कब्जा कर पाई। चीनी फौज ने थांगला रेंज की ओर से हम पर जोरदार हमला कर दिया है। मेजर पद के नेतृत्व में हमारे जवान उसके नापाक मंसूबों को जमकर चुनौती दे रहे हैं। हमने काफी नुकसान पहुंचाया है, पर हमारे भी कई जवान शहीद हो गए सर। जब तक धोला पोस्ट पर महावीर प्रसाद जिंदा है, इस पोस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराता रहेगा। चीन भारत पर ताबड़तोड़ चौतरफा आक्रमण कर रहा था। इसने 23 अक्टूबर को आसाम राइफल्स के पोस्ट बुमला पर भी जोरदार हमला बोल दिया। इस पोस्ट की कमान सूबेदार जोगिंदर सिंह के हाथों में थी। जोगिंदर सिंह, क्या खबर है? चीनी फौजियों ने हम पर तीनों तरफ से हमला कर दिया है। वो 300 की तादाद में है और हम 30, और फिर भी उन्हें हार नहीं पाई सर। हमने उनके कई सैनिक मार गिराए। शाबाश जाबाजों, तुम किसी तरह थोड़ी देर और मोर्चा संभाले रखो, हम रिइंफोर्समेंट भेज रहे हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने दिलेर साथियों के साथ मिलकर उस दिन हिम्मत की एक बेमिसाल इबारत लिख दी। दुश्मनों से लड़ते लड़ते उनका गोला बारूद सब खत्म हो गया। बचा तो सिर्फ हार न मानने वाला हौसला। इसी हौसले के बलबूते वे अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए मौत से निहत्थे हाथापाई करते रहे। जब तक एक भी भारतीय जवान के जिस्म में सांसें उमकती रही, चीनी फौज उस मोर्चे पर एक कदम तक न रख पाई। ये शेर दिल अपने दुश्मनों का दिल दहलाकर जब निष्प्राण हो गए, तभी इस मोर्चे पर चीनी ध्वज लहरा पाया। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनके अदम्य शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। बाद में हिंदुस्तान के इस वीर सुपूत के अत्यंत ही शूरता भरे कारनामे की स्मृति में बुमला में एक स्मारक भी बनाया गया। आज भी उस स्मारक में मौजूद सूबेदार जोगिंदर सिंह की आदम कद मूर्ति गर्व की प्रतीति कराती है। भारत का चीन से युद्ध सिर्फ युद्ध की एक कहानी मात्र नहीं, एक देश के लिए प्राणाहुति देने वाले भारतीय वीरों की आपसी होड़ की गर्वीली गाथा है, जिसे सुनकर हिंदुस्तानियों का सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है। देशभक्ति और शहादत की अनूठी अनगिन मिसालों में से ऐसी ही एक मिसाल है चौथी गढ़वाल राइफल का वीर सिपाही जसवंत सिंह, जिसने युद्ध की उस भयावह रात 11,000 फीट की ऊंचाई पर अकेला महज एक लाइट गन के बूते चीनी फौज के कारवां को रोके रखा। ज्यादा सक्षम मीडियम मशीन गन से लैस चीनी फौज सैकड़ों की तादाद में इस वीर सिपाही पर ताबड़तोड़ वार करती रही।
जब्बर हार वाला ये वाका उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा। इस बहादुर की बहादुरी और मातृभूमि के लिए अपार प्रेम देख स्थानीय बाशिंदे सेना और मुगली की रगों का लहू भी तेजाब सा उबलने लगा। वे भी अपनी जान की परवाह न कर उस समर कुंड में कूद पड़े। जसवंत सिंह अपनी बंदूक से एक एक कर दुश्मन को बेजान करता रहा और जब जसवंत सिंह की गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने निहत्थे ही चीनी फौज पर धावा बोल दिया और दुश्मन की एक मशीन गन अपने कब्जे में लेकर उनके ही असले से उस उतंग पहाड़ पर उनकी कब्र खोद दी। जसवंत सिंह के अदम्य साहस के आगे दुश्मन टिक न सके और 300 चीनी सैनिकों की लाश के रूप में अपनी पराजय का साक्ष्य छोड़ वे भाग गए। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद बुरी तरह घायल जसवंत ने मृत्यु को इजाजत दी कि वो उसे अपने आगोश में ले। पराक्रम के इस बिरले प्रदर्शन के लिए जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकर जान हथेली पर कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। भारत का ये वीर बांका मिटने वाला जज्बा हर हिंदुस्तानी के अंदर देश प्रेम का अलख जगाता रहता है। ऐसे ही कई भारतीय जाबाजों की अद्भुत दिलेरी की कहानी समाए तवांग का नामयान चोटन विजय स्तूप रेजिमेंट फ्लैग लहराता आन बान शान के साथ खड़ा है। ये सिर्फ विजय स्तूप नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के माथे पे लगा वो गौरवमयी तिलक है जिसमें हिंदुस्तान के 2420 वीर सुपूतों का रक्त आहुतित है। अब तक हुए युद्धों में हिंदुस्तान के हम रणबांकुरों ने रणभूमि पर अपना ऐसा जलवा दिखाया है कि अब दुश्मन हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पर बुरी नजर डालने से डरते हैं। हम वीरों ने खुद को न्यौछावर कर भारत के लिए शांति अर्जी है। चाहे सामरिक क्षेत्र हो या आर्थिक सामाजिक क्षेत्र, भारत अब तक मोर्चे पर लगातार द्रुत गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस शांति काल में भी तवांग में तैनात भारतीय सेना का हमारा कर्मठ ब्रिगेड आराम की गोद में नहीं बैठा है, बल्कि इस खूबसूरत पर दुर्गम इलाके के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। इलाके की किसी भी आपात स्थिति में हमारा ब्रिगेड संकट मोचन बन फौरन पहुंच जाता है। সো গাইজ আমরা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখে হোটেলে ফেরত চলে আসলাম। আর এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের চার্জ হচ্ছে পার পারসন 50 টাকা করে। আমরা দুজন ছিলাম তো আমাদের 100 টাকা লেগেছে। আর হ্যাঁ, এটা আধা ঘন্টা, মানে আধা ঘন্টাও না, অ্যাকচুয়ালি 26 মিনিটের টোটাল শো। খুব অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু বেশ ভালো লাগবে। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটার অনেকগুলো টাইম স্লট আছে। আমরা যেরকম সন্ধ্যে 6টারটা নিয়েছিলাম, তো তোমরা চাইলে অন্য কোনো টাইমেও বুক করতে পারো। কিন্তু একটা জিনিস, এখানে কিন্তু প্রচণ্ড ভিড় হয়। মোটামুটি মানে যত ট্যুরিস্ট আছে সবাই যাচ্ছে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখতে। তো সেই জন্য যদি আমাদের মতন 6টার স্লটটা নাও, তাহলে চেষ্টা করবে অ্যাটলিস্ট 4টের মধ্যে বেরোনোর। আমাদের হোটেলটা যে জায়গায়, প্লেনল্যান্ড হলে এখান থেকে ওই অ্যাম্পি থিয়েটার পৌঁছাতে 15 মিনিটও লাগার কথা নয়, কিন্তু পাহাড়ি রাস্তা। আর তাওয়াংয়ের একটা ব্যাপার আছে, যখন তখন রাস্তায় নো এন্ট্রি করে দেয়। তো তখন আবার রাস্তা চেঞ্জ করে, মানে গুগল ম্যাপে যে রাস্তা দেখাচ্ছে সেই রাস্তায় হয়তো নো এন্ট্রি করে দিয়েছে। তো তখন তোমাদেরকে আবার রাস্তা চেঞ্জ করে অন্য দিক দিয়ে যেতে হবে। তো এই সব করতে গিয়ে কিন্তু একটু টাইম যেতে পারে। তো বেটার হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 2 ঘন্টা আগে বেরো, কারণ না হলে বসার জায়গা পাবে না। আমাদের যেটা হয়েছিল, আমাদের 6টার সময় শো টাইম ছিল, আমরা 4টেতে বেরিয়েছিলাম, যার জন্য আগে আগে যাওয়ার জন্য ওখানে গিয়ে টিকিট নিয়েছি আমরা। আগে থেকে টিকিট নেওয়া যায় না, ওখানে গিয়ে টিকিট নিয়ে ঢুকতে হবে।
তো টিকিট নেওয়ার পর আমরা মোটামুটি আমরা ভালোই জায়গা পেয়ে গেছি, কিন্তু তারপরে যারা লেট করে আসছিল তারা কিন্তু মানে কেউ মাটিতে বসছে, কেউ পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, এরকম আর কি। বসার জায়গাটা সাফিসিয়েন্ট নেই, অ্যাম্পি থিয়েটারটা খুব ছোট আর প্রচুর লোক, সেই জন্য জায়গা পাওয়ার জন্য একটু আগে থেকে যেতে হবে। কালকে আমরা আবার চলে যাব হচ্ছে দিরাং, আমাদের তাওয়াংয়ের ট্রিপ শেষ। তো সেগুলো আর তোমাদেরকে আলাদা করে কিছু দেখানোর নেই, যা যা মানে যা যা আমরা করেছি সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। সো দ্যাট ওয়াজ ইট, এটাই ছিল ভ্লগগুলো। তোমরা যদি মানে সবগুলো ভ্লগ না দেখে থাকো তাহলে গিয়ে সবগুলো দেখে নাও এই সিরিজের। আর আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলো দিয়েও দেবো, তোমরা সেখানেও দেখতে পারো, বা আমার চ্যানেলে তো দেওয়াই আছে সব ভিডিওগুলো, তোমরা সেখানে গিয়েও ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো। প্রত্যেকটা একদম প্রথমটার থেকে, প্রথম পার্টটা থেকে এই পার্টটা পুরোটা দেখো, তাহলে পুরো ট্রিপটা ভালো করে বুঝতে পারবে আর বেশি এনজয় করতে পারবে। আর হ্যাঁ, এখানে অবশ্যই এসো। তো হ্যাঁ, যদি এখন তোমাদের এই ভ্লগগুলো ভালো লাগে, উইচ আই হোপ যে তোমাদের লেগেছে, তাহলে তোমরা জানো কি করতে হবে, অবশ্যই লাইক করো আর কমেন্ট সেকশনে জানিও যে তোমাদের কেমন লাগলো। আর হ্যাঁ, চাইলে ভিডিওগুলো ওনাদের সাথে শেয়ারও করতে পারো, যদি তারা অরুণাচল প্রদেশ আসতে চায়, তাওয়াং দিরাং আসতে চায়, আমার ব্লগগুলো দেখলে তাদেরও হেল্প হতে পারে। তো চাইলে শেয়ারও করো। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটা যদি এখনো অবধি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে যে বেল আইকনটা আসবে সেটাকে প্রেস করে অল অপশনটা ক্লিক করে দিও, যাতে আমি এই চ্যানেলে যখনই নতুন ব্লগ দেবো তোমরা সেটা নোটিফিকেশন সবার আগে পেয়ে যাবে। আর আমি এই চ্যানেলে উইকলি কন্টেন্টস দিই, তো নতুন নতুন ব্লগ এভরি উইক, আর বেশিরভাগই হচ্ছে বেড়ানোর ব্লগ, কারণ আমি আর বিতোষক খুব ঘুরে বেড়াই, আর সেই সব ভিডিও ব্লগ করে আমি এই চ্যানেলে দিই। তো চলো, তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার আবার নতুন ব্লগ নিয়ে নেক্সট উইক। ততক্ষণ অবধি টাটা।